कई कारण हैं जिनके फलस्वरूप समाजशास्त्रीय विचारधारा का सम्यक विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में व्यक्तिगत अधिकारों से हटकर ध्यान का केंद्र सामाजिक कर्तव्यों की तरफ केंद्रित होने लगा। इसी तरह इस देश के अध्ययन में सामुदायिक अस्तित्व की भूमिका पर प्रदान किया जाने लगा। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि और अप्रत्याशित रूप में औद्योगिक क्रांति द्वारा असमानता के प्रादुर्भाव ने अनेक नई समस्याएं उत्पन्न कर दी और समाज के संबंधों के कारण स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, आर्थिक सुधार इत्यादि राज्य के आवश्यक कार्य करने लगे। इस कारण बिल के माध्यम से विनियमन प्रारंभ हुआ और वित्तशास्त्र के लिए इन नए विकासों के साथ अपने को पुनः सामंजस्य करने का आवश्यक हो गया। प्रारंभिक विश्लेषण की कमियां दृष्टिगत होने लगी और बढ़ती हुई सामाजिक गतिविधियों के साथ उत्पन्न नई समस्याओं के कारण नई समस्याओं के निराकरण के लिए दिशा निर्देशों की आवश्यकता बढ़ने लगी। क्रांति और सामाजिक असामंजस्य ने न केवल सामाजिक स्थिरता के बारे में आत्मसंतोष को खंडित किया, अपितु की कमियों के बारे में चिंताओं को भी स्पष्ट समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में पूर्व के विश्लेषण की कमी से सीख लेकर कुछ सामान्य बिंदुओं को निकाल कर अपनी अध्ययन पद्धति अपनाई। हम समाजशास्त्रीय विचारधारा के प्रमुख लक्षणों पर विचार करना चाहूँ। उसमें पहला लक्षण समाजशास्त्रीय शास्त्र में परिलक्षित होता है कि समाजशास्त्रीय शास्त्री आधिकारिक आदेशों अमूर्त अंतर्वस्तु की अपेक्षा वित्तीय कार्यों पर विशेष बल देते हैं, जिसमें विधिक व्यवस्था,
निर्णय के आधिकारिक निर्देशों के समूह और न्याय तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं की कार्य सम्मिलित। दूसरा लक्षण परिलक्षित होता है कि बिल को सामाजिक संस्था माना जाता है, जिसमें बिल अनुभव द्वारा प्राप्त की जा सकती और सचेतन रूप में, निर्मित रूप में, निर्मित भी की जा सकती, निर्मित ही हो सकती है। पूर्व के विश्लेषणात्मक शास्त्री इसे जानबूझकर निर्मित तथा ऐतिहासिक शास्त्री इसे पाई गई मानते थे, जबकि समाजशास्त्री शास्त्री विधि को युक्ति द्वारा विकसित अनुभव और अनुभव द्वारा परीक्षित युक्ति मानते हैं। Experience developed by vision and vision tested by experience। सामाजिक संस्था के रूप में विधि में बुद्धिपरक प्रयासों द्वारा सुधार किया जा सकता है। तीसरा लक्षण समाजशास्त्री विचारधारा में यह परिलक्षित होता है कि विधि के सामाजिक उद्देश्यों पर विशेष बल देते हैं, जो यह समाज में पूरा करते हैं। विधि की प्राधिकारिता के लिए न राज्य की अनुशासन की जरूरत है और न ही सामाजिक दबाव, न नीतिगत आधार, बल्कि विधि की प्राधिकारिता सामाजिक हितों के ये संरक्षित करने नहीं है। विधिक संस्थाएं अभिमतों और आदेशों को क्रियाशीलता की दृष्टि से देखते हैं। चौथा लक्षण है समाजशास्त्री विचारधारा का विधिक संस्थाओं अभिमतों और आदेशों क्रियाशीलता की दृष्टि से देखते हैं। विधिक आदेशों के प्रारूप को साधन मानते हैं। समाजशास्त्रियों की विधि न तो संविधि है न तो दूरी, विधि का प्रारूप स्वीकार्य जो समय और स्थान के संदर्भ में विधिक व्यवस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित है। उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में विधायक किसी भी प्रारूप में विचार हो सकता है। समाजशास्त्री शास्त्रियों का दार्शनिक इस विचार शाखा के सभी दार्शनिकों का विचार का दर्शन अलग अलग
प्रारंभ में ये प्रमाणवादी थे और बाद में दूसरे तरह के सामाजिक दार्शनिक वर्ग है जिनका प्रमाणवाद आमूल प्रयोगाश्रित और नव यथार्थवादी बन गया। समाजशास्त्रियों ने अध्ययन का व्यवहारिक तरीका अपना जो इन मीमांसकीय अध्ययन से संगत प्रतीत होने यथारक्षण समाजशास्त्री की शास्त्र सापेक्षतावादी वे प्रतिवाद के विश्वास के कोई वास्तविक मूल्य पर सिद्धांत मिल सकता है को अस्वीकार करते हैं और वास्तविकता को सामाजिक रूप से निर्मित मानते हैं। ये विभिन्न अंतर्विरोधों में समाधान के प्राथमिक निर्देश स्वीकार नहीं करते। सातवां संगठन ज्यादा प्रभावकारी इसके विज्ञान के निर्माण के लिए उन्हें सामाजिक विज्ञानों की तकनीक के प्रयोग और समाजशास्त्रीय अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान में विश्वास करते हैं। आठवां लक्षण समाजशास्त्रीय विचारधारा सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, परंतु शास्त्रियों ने सामाजिक न्याय की अंतर्वस्तु इसके प्राप्त के तरीकों के संबंध में गंभीर मतभेद है। इस बिंदु पर विचारकों में सहमत नहीं है कि इसे तटस्थ तरीके से प्राप्त किया या हितों के योग के माध्यम से। प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या विधि का प्रयोग सामाजिक अभियंत्रीकरण के लिए किया जा सकता है और यदि हाँ किस सीमा। समाजशास्त्रीय विचारधारा की प्रगति में समाजशास्त्र के अल्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कांटे, रोमोविच, मैक्स वेबर और लुकीम जैसे समाजशास्त्रियों का अमूल्य योगदान है। समाजशास्त्री शास्त्र के सिद्धांतों के विभिन्न स्वरूप जिनका विकास आज भी इन्होंने सामाजिक जगत के तुलायन लेबर सोशल मोशन
विविध सामाजिक स्वायत्तता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, पहली डॉक्ट्रिन ऑफ लिविंग लॉ और प्रोफेसर डेन राष्ट्रोपम द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सामाजिक अभियंत्रण का सिद्धांत समाज में विधि का कार्य कैसे किया जाए, विधि का क्या कार्य है, विधि सामाजिक अभियंत्रण का कार्य कैसे कर सकती है, इस पर विचार विमर्श करना है। पाउंड का विश्वास विधि से समाज शास्त्र की ओर अग्रसर। पाउंड ने इंजीनियरिंग की तरफ प्रमाणवाद के संकल्पनाओं के विश्वास की आलोचना। आपने एक्शन के बीच अंतर किया, परंतु इनका उद्देश्य इन दोनों प्रकार की विधियों के बीच तनाव की पहचान करने तक सीमित नहीं, अपितु यह प्रयास करता है कि इन दोनों के बीच इस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जाए कि पुस्तकीय विधि और राष्ट्रीय शिक्षा में संघर्ष एवं विरोध होने पर केवल एक ही परिणाम निकलता विवेक सन्यासी नहीं होना चाहिए। तात्पर्य है कि विद्यमान पाउंड का विश्वास वेद का विज्ञान यह कहना चाहता वेद का विज्ञान नहीं है, जितना कि औद्योगिक अभियांत्रिकी की अनुकूलता सामाजिक समस्या के लिए अपनाई गई। का यह दृष्टिकोण 20वीं शताब्दी के अमेरिकन समाज की जटिल समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न हुआ, जिसने अमेरिकन वैज्ञानिक तकनीकी प्रतिबद्धता के कारण से एवं विस्तारवादी समाज का प्रतिरोध वाणिज्य और व्यापार की चरम प्रगति के कारण असीमित भौतिक संपदा उत्पादित की गई, परिणाम
विभिन्न प्रकार के सामाजिक संकट उत्पन्न, जिन्होंने सामंजस्यपूर्ण समाधान की अपेक्षा को पूर्व से ज्यादा प्रबल बना रखती है। ऐसी परिस्थिति में वीर का योजना करते अध्ययन अपरिहार्य हो गया। पाउंड के अनुसार वीर निर्माण विधायी न्याय प्रशासनिक और विधिक अवधारणाओं के विकास, उनकी व्याख्या और उनके प्रवर्तन के संबंध में सामाजिक तथ्यों के पूर्व एवं उद्गत भूमिका प्रमुख होगी, जिस आधार पर वीर का विकास किया जा सके या उनको लागू किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। संख्यात्मक सूचनाओं और आंकड़ों को एकत्रित करने की मध्य आवश्यकताओं में देखते हुए पाउंड ने एक व्यवहारिक कार्यक्रम तैयार किया। एक कार्य योजना बना। इस कार्य योजना के अंतर्गत एक्शन प्लान जो बनाया, उसके अंतर्गत किसी सिस्टम में 8 प्रयास किया जाना आवश्यक, जिसमें पहला विधिक संस्थाओं, विधिक अवधारणाओं और विधिक सिद्धांत या अनुमतों के वास्तविक सामाजिक प्रभाव का अध्ययन। दूसरा, वीर निर्माण की तैयारी में समाजशास्त्री अध्ययन। तीसरा, विधिक अवधारणाओं के कार्य रूप में प्रभावकारिता का निश्चित करने वाले साधनों का अध्ययन। विधि परक तरीकों का विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन, जैसे न्याय, प्रशासकीय, विधायी और विधिपरक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ आदर्शों का दार्शनिक अध्ययन। पांचवा, एक सामाजिक विधिक इतिहास का अध्ययन। केवल विधिक सामग्री पर आधारित मात्र सिद्धांत का अध्ययन न कर इस बात का भी अध्ययन करना कि भूतकाल में वीर के सिद्धांतों ने कौन सा सामाजिक प्रभाव उत्पन्न किया और सामाजिक प्रभाव ने वीर को किस प्रकार प्रभावित किया। व्यक्तिगत मामलों के युक्त एवं उचित समाधान में विधिक अवधारणाओं के व्यक्तिगत महत्व की मान्यता इसलिए अपेक्षित
बन गया है कि अत्यधिक निश्चितता प्राप्त करने के लिए भूतकाल में इन्हें तिलांजलि दे दी गई। अतः उन्हें लागू करने के लिए उनका व्यक्तिकरण करने की व्यवस्था का अध्ययन आवश्यक, जो न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासकीय प्रक्रिया के बीच संबंधों का अध्ययन से संभव हो सकता है। कॉमन देशों अंग्रेजी विधि के प्रभाव वाले देशों में न्याय मंत्रालय की स्थापना विधिक व्यवस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ज्यादा प्रभावकारी प्रयास। पाउंड के अनुसार समाजशास्त्री, विधिशास्त्री विधि का प्रयोग 3 अर्थों करता है। प्रथम, विधि का तात्पर्य राजनीतिक रूप से संगठित समाज केवल की क्रमबद्ध प्रयोग का मानव क्रियाकलापों को व्यवस्थित करना और मानव संबंधों में सामंजस्य स्थापित करना है। इस तरह की व्यवस्था धार्मिक और नैतिक तत्वों के साथ सामाजिक नियंत्रण का एक तरीका। जब व्यक्ति के सम्मान की बात की जाती तो उसका तात्पर्य मात्र नियमों के समुच्चय से नहीं, अपितु उस विशिष्ट तरीके का सम्मान है जो समाज में विरोधों को निस्तारित करता है। विधि का दूसरा प्रयोग न्यायिक और प्रशासकीय क्रियाकलापों के आधारों या दिशा निर्देशों के एक आधिकारिक समूह के लिए किया जाता है, जो समाज में स्थापित मान्यता प्राप्त है। इनके अंतर्गत अवधारणाएं, तकनीक और प्राप्त आदर्श सम्मिलित हैं। विधि का तीसरा प्रयोग न्यायिक और प्रशासकीय प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। इनके द्वारा निश्चयों के विदेशों को पाया जाता है तथा उन्हें लागू किया जाता है। नियमों के समूह से बढ़कर इसके अंदर
आचरण, निर्णय के लिए नियम, सिद्धांत, अवधारणा और मापदंड प्रतिमा सम्मिलित ही है। इनके अतिरिक्त इसमें मतों या सिद्धांतों और व्यवहारिक विचारों के तरीके तथा कला के लिए व्यवसायिक नियमों को सम्मिलित किया जाता। इनके माध्यम से आचरण निर्णय के लिए अवधारणा को लागू किया जाता, विकसित किया जाता और अधिक प्रभावकारी बनाया जाता। अभियांत्रिकी के फार्मूले के समान अनुभूत ज्ञान विधि अभियंत्रकों के फार्मूले के समान अनुभूत ज्ञान, अनुभूत ज्ञान के वैज्ञानिक सूत्रीकरण और इन सूत्रीकरणों के तार्किक विकास का जो तक यही नहीं, के अंतर्गत नई युक्तियों की पहचान के लिए अपेक्षित गवेषणात्मक बुद्धि और विकसित तकनीक के माध्यम से इनकी अपेक्षाओं को सूत्रबद्ध करना भी संभव। इस प्रकार पीढ़ी के अंतर्गत ज्ञान और अनुभव के उस समूह को स्वीकार किया जिसकी सहायता से सामाजिक अभियंत्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पाउंड के लिए अमूर्त नियमों का संग्रह या एक विधिक व्यवस्था से बढ़कर परस्पर विरोधी हितों संतुलन और सर्वाधिक आवश्यकताओं की न्यूनतम तनाव या विरोध के साथ संतुष्टि प्रदान करने की क्रिया। सामाजिक अभियंत्रीकरण पाउंड के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य और केंद्र बिंदु। पाउंड में अभियंत्रीकरण का उपयोग उसी अर्थ में किया है जिस अर्थ में औद्योगिक अभियंत्रकों ने इसका प्रयोग किया। पाउंड में अभियंत्रीकरण की प्रक्रिया या एक गतिविधि एक्टिविटी मात्र
ज्ञान का समूह व्याख्या का निश्चित नियम नहीं, यह कार्यों के संपादन करने में नहीं, गणितीय पाठों और यंत्रवत विधियों के निश्चित तरीकों के निष्क्रिय साधनों में नहीं। पाउंड का मानना है कि एक इंजीनियर जो करता है उससे उसका मूल्यांकन होता है। उसके कार्यों का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से निश्चित आदर्शों की संगतता के आधार पर न होकर खुद उद्देश्यों की पर्याप्तता पर आधारित है। इसके लिए कृत्य किए गए विधि के सामाजिक अभियंत्रण के रूप में मूल्यांकन के लिए आमदनी पूर्व की पारंपरिक चिंतनधारा से अलग एक शास्त्री न्यायाधीश और विधि निर्माता सभी को समान रूप से देखा। सभी में क्रियाशीलता और सृजनशीलता की अपेक्षा की, जिससे कि यथासंभव समाज की रचना हो सके। तो मानव समाज में आदर्श संबंधों को प्रोत्साहित और कायम कर सके। के बारे में वाद विवाद करने के बजाय सामने में इसकी व्याख्या विधिक व्यवस्था के रूप में कानूनी अधिकार पर ज्यादा जोर न दें, हितों, दावों और मांगों पर अध्ययन इन्होंने क्या अध्ययन किया जो सामने करने के अपेक्षित है उसे कहा किया रहा, न कि माध्य कैसे किया जाता। उनका कार्य इस बात का अध्ययन करना है कि व्यवस्था कैसे कार्यों को पूरा करती, न कि मात्र इसके क्रमबद्धता का अध्ययन। इस साथ ज्ञान के अतिरिक्त निश्चित ध्येयों की पूर्ति करना,
ध्येय उन ध्येयों की विकसित करना का सामाजिक अभियंत्रीकरण के रूप में अध्ययन कर पूरा किया जा सकता। सामाजिक अभियंत्रीकरण का तात्पर्य पूरे अध्ययन के उस भाग से जो राजनीतिक रूप से संगठित समाज के कार्यों के माध्यम से मानव संबंधों व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। यह मानव मांगों की संतुष्टि के साधन के हितों के संरक्षण का और इच्छाओं को पूरा करने से संबंधित व्यवस्थित ज्ञान का समूह जो यह प्रयास करता है कि मानव इच्छा दाव आज की संतुष्टि यथासंभव विधिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यूनतम विरोध और न्यूनतम प्रत्यय के साथ की जाए। सामाजिक अभियंत्रीकरण के विज्ञान के सामान्य लक्षण क्या है? पहला, यह प्रातिकालिक अवधारणाओं की मूल अंतर्वस्तु की अपेक्षा विधि के वास्तविक संचालन या प्रचलन पर बल देता। दूसरा, न्यायालयों द्वारा निर्णयों के प्राधिकारिक निर्देशों में खोज और सचेतन विधि निर्माण का तत्व निहित है। तीसरा, यह अनुशासन की अपेक्षा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति पर विशेष बल देता। और चौथा, यह इसके बाद क्रियाशील दृष्टिकोण अपनाता। सामाजिक अभियंत्रीकरण के विज्ञान के प्रभाव यह होता है कि प्रति विधिक व्यवस्था और एक प्रक्रिया के रूप में सोचने के दृष्टिकोण का उदय और संबंधों में सामंजस्य और विभिन्न दाव और मार्ग के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित कर न्यायालयों, विधायिका और विवेकताओं सभी से भ्रष्ट रहने का यह परिवर्तित दृष्टिकोण 20वीं शताब्दी के सभी तरह के विशास्त्रियों में स्पष्ट परिलक्षित होता है।
अधिकरण का सिद्धांत प्रतिद्वंदी हितों के बीच संतुलन का प्रयास है। विभिन्न हितों के निर्धारण आधार क्या होगा, यह एक अपरिहार्य विषय है। विधिक व्यवस्था के रूप में विधि की विषय सामग्री समय और स्थान की सभ्यता की उपज होती है, क्योंकि न्यायालयों अथवा प्रशासकीय दिशा निर्देश के लिए विषय वस्तु के रूप में मानव समूहों की आकांक्षाओं और इच्छाओं वर्णन किया जाता, जो उनके संबंधों को प्रभावित करते हैं या उनके आचरण को विधि का अध्यापन। विधि के अध्यापन में दृष्टिकोण दो तरह के तरीके लागू कर पाए। पहला, समय और स्थान के सभ्यता की विधि पर अभिधानों का वर्णन, जो विभिन्न विषयों को मान्यता प्रदान करने या वंचित करने का आधार प्रस्तुत करते हैं। इस तरह प्रत्येक विषय सब समान में जीवन के पूर्वानुमानों और दूसरा आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की वर्गीकृत तैयार करें, जो मान्यता या संरक्षण की मांग है। पहला तरीका यह सीख देता है कि दृढ़ता की मान्यता या संरक्षण के लिए क्या इसके साथ ही यह स्पष्ट करता है कि उनकी मान्यता और संरक्षण का आधार क्या है। दूसरा तरीका यह स्पष्ट करता है कि इन्हें मान्यता और संरक्षण दिया जाता है और इन्हें और कौन विषय में जो विधायन निर्णय के माध्यम से मान्यता और संरक्षण के लिए प्रयासरत है।
एक परत अभिधारणाएं ऑस्ट्रेलिया दोनों आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की मान्यता और संरक्षण का द्योतक हो सकते हैं और नई आवश्यकताओं आज की मान्यता के प्रयास के कारण नई परत अभिधार उत्पन्न हो सकती सभ्य समाज के लोग आशा कर सकते हैं कि दूसरे लोग साभिप्राय उनके हितों का अध्ययन नहीं है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि जो साभिप्राय कुछ करता है, जो प्रथम दृष्टया दूसरों के लिए हानिप्रद है, उससे उत्पन्न हानि को पूरा करने के लिए वह दायित्व है। जब तक कि वह किसी मान्य लोग या सामाजिक हित के संबंध में किए गए कृत्य के आधार पर अपनी स्वतंत्रता या विशेषाधिकार के दावे को स्थापित नहीं करते। पाप की यही शरीर की परम अवधारणा प्राप्त संपत्ति का हो। सभ्य समाज के लोग आशा करते हैं उन वस्तुओं पर अपने लाभ के लिए नियंत्रण रख सकते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने उपयोग के लिए डिस्कवर किया है या उनको आपते किया। दूसरा, उन्होंने स्वयं अपने श्रम से उसे उत्पन्न किया अथवा उन्होंने उस समय की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में अर्जित किया। तीसरी अवधारणा वास्तविक सद्भावनापूर्वक व्यवहार की आशा की। सभ्य समाज में लोग यह आशा करते हैं कि जिनके साथ सामाजिक समागम में उनका संपर्क है, वे सर्वविश्वास
व्यवहार करेंगे और इसलिए अपने वचनों और धन आचरण द्वारा युक्त संबंधों के बारे में युक्त आकांक्षाएं निश्चित करें। समुदाय की नैतिक प्रतिबद्धता से संबद्ध आकांक्षाओं के अनुसार अपना उद्योग चला सकें। भूल से प्राप्त या संव्यवहार के एक पूर्वानुमान की असफलता से प्राप्त या अन्य अपूर्वाभास से किसी स्थितियों में दूसरे की कीमत का प्राप्त लाभ, जिसे वास्तविक परिस्थितियों में प्राप्त करने के बाद ये तरीके से आशा नहीं की थी। ऐसे लाभों को विशिष्ट रूप से पुनर्स्थापित करेंगे या उसके बाद पुनरुद्धार करेंगे। चौथी अध्याय सावधानी की आशा है। इसमें सर्व समाज यह आशा कर सकते हैं जो लोग कोई कृत्य कर रहे हैं वे सम्यक सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे, जिससे किसी दूसरे के युक्त तरीके से हानि का खतरा। आचरण अभ्यास खतरनाक वस्तुओं को नियंत्रणाधीन रखने की आशा है। सभ्य समाज में लोग आशा कर सकते हैं कि अन्य लोग किसी वस्तु को रखे या किसी अभिकरण को नियुक्त किए जो उनके प्रयोग के दायरे में नुकसानप्रद नहीं है, पर दूसरी जगह सामान्य गतिविधि हानिप्रद है और उचित प्रयोग की सीमा से बाहर जाने की उसमें प्राकृतिक प्रवृत्ति है, उन्हें नियंत्रित रखेंगे या उन्हें उचित दायरे में रखेंगे। इन 5 विधिकारक अवधारणाओं के अतिरिक्त पाउंड ने अपनी दूसरी पुस्तक सोशल कंट्रोल एंड लॉ तीन नई अवधारणाओं को जोड़ा। इसमें छठी अवधारणा सभ्य समाज में नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी की सुरक्षा का पूर्वानुमान कर सकता है। सातवां, औद्योगिक समाज में बहुतायत लोगों के नियोजन के संबंध में वृद्धावस्था की स्थिति में भरण पोषण की आशा की जा सकती है। 8वें अध्याय सभ्य समाज में आशा की जाती है कि
अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न जोखिम के लिए सवाल आर्थिक भार वहन करेगा। दायित्व और बीमा का सिद्धांत और सामाजिक संरक्षण संबंधी विधानों के अंतर्गत इसके कारण ये विधिक व्यवस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति 3 तरह से करती है। पहली, व्यक्तिगत लोक और सामाजिक हितों के रूप में कुछ हितों की मान्यता द्वारा। दूसरा, उन सीमाओं की परिभाषा के माध्यम से जिनमें न्यायिक और प्रशासकीय प्रक्रिया के प्राधिकारिक तकनीक द्वारा विकसित और लागू किए जाने वाले अवधारणाओं द्वारा उन हितों को मान्यता और प्रभाव दिया जाता है। और तीसरा, परिभाषित सीमा के अंदर इस तरह मान्यता प्राप्त हितों के संरक्षण के प्रयास के माध्यम से हितों की परिभाषा करते हुए बाउंड में इसके अंदर दावे या आवश्यकताओं या इच्छाओं या आकांक्षाओं को सम्मिलित किया, जिसके लोग तथ्य का मान करते हैं और यदि संगठित समाज को कहना तो विधि को इसके बारे में अवश्य कुछ करना चाहिए। बाउंड में विभिन्न हितों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया। व्यक्तिगत हित, इसमें 3 तरह के इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, डोमेस्टिक रिलेशन and इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस। व्यक्तित्व संबंधी घरेलू संबंधों से संबंधित तत्व संबंधी व्यक्तित्व संबंधी शारीरिक इच्छा की स्वतंत्रता, सम्मान और प्रतिष्ठा, एकाग्रता और विचार संबंधी है सम्मिलित। घरेलू संबंधों से संबंधित एक के अंतर्गत व्यक्तियों के घरेलू संबंधों जैसे पति, माता पिता या बच्चों से संबंधित आते हैं। व्यक्ति के समाज में संबंधित कुछ संस्थाओं इस तरह सम्मिलित जैसे परिवार और विवाह। और संपत्ति संबंधी हित में तरह के हित सम्मिलित संपत्ति और
संपत्ति के उपयोग और संविदा की स्वतंत्रता, विज्ञा जनता, दूसरे के साथ लाभ संबंध से उत्पन्न संघ या समुदाय संबंधी और नियोजन की निरंतरता संबंधी है। दूसरी तरह लोग पब्लिक जो दो तरह, पहला है विहित व्यक्ति के रूप में राज्यकारी बंगाली है, जिसमें अखंडता और कार्य की स्वतंत्रता और राज्य के व्यक्तित्व का सम्मान, निगम जैसे राजनीतिक रूप से संगठित समाजों के संपत्ति और निर्मित उद्देश्यों के लिए दावे में इतने। दूसरा, सामाजिक हितों के संरक्षक के रूप में राज्य। तीसरा, सामाजिक हित सोशल बिजनेस। सामाजिक हित में क्या तरह के शामिल हैं, जिसमें पक्का हित, सामान्य सुरक्षा संबंधी, इसमें सामान्य सुरक्षा, सामान्य स्वास्थ्य, शांति व्यवस्था, अधिग्रहण की सुरक्षा और संव्यवहार की सुरक्षा सम्मिलित। दूसरा, सामाजिक संस्थाओं की सुरक्षा में नीति, इसमें घरेलू संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं, आर्थिक संस्थाओं से संबंधित सम्मिलित। तीसरा, सामाजिक नैतिकता, सामान्य नैतिकता में सामाजिक हित, इसमें सभ्य समाज में सामाजिक जीवन में उत्पन्न दाव, आवश्यकता और मार्ग से संबंधित एक सम्मिलित जो नैतिक भावनाओं पेश पहुंचाने से उत्पन्न होते हैं। उसमें विवाह विषय, मध्य विषय, जैसे विषय, दिमाग संबंधी प्रावधान सम्मिलित। चौथा, सामाजिक संस्थाओं के संरक्षण की सामाजिक, इसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और तथा विकलांगों की सुरक्षा और शिक्षा के सम्मिलित। सामान्य प्रगति में सामाजिक इसमें आर्थिक प्रगति, राजनीतिक प्रगति और सांस्कृतिक प्रगति से संबंधित जैसे संपत्ति के उपभोग, स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र उद्योग
और पेटेंट के माध्यम से नवीन खोजों को उत्साह में, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक प्रगति में स्वतंत्र भाषण और स्वतंत्र संघ का भी सम्मिलित है। सांस्कृतिक प्रगति में स्वतंत्र विज्ञान, स्वतंत्र तंत्र, स्वतंत्र कला, शिक्षा और ज्ञान की प्रगति और सौंदर्य बोध समृद्धि सम्मिलित हो। तथा व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक इसमें आत्मनिर्भरता, अवसर और जीवन की दशाओं से संबंधित सम्मिलित हो। पावन के अनुसार परक अवधारणाओं से मान्यता का देखो वर्गीकरण के बाद उन साधनों का विचार किया जाए जिनके द्वारा उन्हें संरक्षित किया। ये साधन विधिज्ञ दावे, कर्तव्य, शक्तियां और नीतियों के रूप में माने गए। इनके पीछे उपचार संबंधी तंत्र कोई माना जो कभी डर, कभी प्रतिरोध और कभी विरोध के माध्यम से विभिन्न हितों का संरक्षण करती है। आमदनी विभिन्न हितों के बीच संतुलन की बात देखी और स्पष्ट किया हितों का मूल्यांकन समाज बनाकर होना चाहिए। व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित के विरुद्ध संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें इस रूप में रखने से प्रतीत होगा कि कोई निर्णय पहले से ही ले लिया। सभी हितों को समान रखकर ही सामंजस्य किया जा सकता है। अधिकांश मामलों में सामाजिक ताकत विभिन्न हितों को रखना होगा। उदाहरण के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्तिगत एक मांग कर सकती है, परंतु यह सामाजिक हित के रूप में परिवर्तित की जा सकती है और समाज का हित हो सकता है कि उसका सदस्य स्वतंत्र। हितों के संरक्षण में कई तत्व ऐसे हैं जो उन्हें संरक्षण देने वाली संस्था के ऊपर सीमाएं पहला तथ्य का एक मनुष्य के बाह्य कृत्यों से संबंधित होती है।
वह व्यक्ति या वस्तु के एक आंतरिक पहलू से अलग या और नैतिकता के अंतर में स्पष्ट होता है। दूसरा, कुछ दिन से संरक्षण चाहने वाले मित्र ऐसे होते हैं जिन्हें व्यवस्था की मिशनरी के माध्यम से प्रभावकारी रूप से संरक्षित नहीं किया जा सकता। कर्तव्यों की अनौपचारिकता कहीं कहीं नैतिक रूप से ज्यादा परंतु उन्हें विधिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए एकांतता का अधिकार या अपने का एक साथ रहने का, इन मामलों में नैतिकता और सामाजिक ज्यादा महत्वपूर्ण और फिर कोई सार्थक भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकती। और तीसरा, विधि की मशीनरी की बाहर अधिकरणों की अपील पर निर्भर करती है। फिर स्वतः हितों के संरक्षण का प्रयास नहीं करते, अपील विधिक प्रतिकोष या विधिक अवधारणा लागू करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने पड़ते हैं। अतः हितों के संरक्षण में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों की भूमिका अपना प्रभाव रखती है। मामले के अनुसार न्याय विधि के साथ अथवा विधि के अभाव सुनिश्चित हो सकता है। विधि के अनुसार न्याय आधिकारिक अवधारणा, नियमों या प्रवृत्तियों या निर्देशों के अनुसार प्रशासन से जो प्राधिकारिक तकनीक द्वारा विकसित और लागू किया है, इसके बारे में विभाग के पूर्व व्यक्ति निश्चित कर सकते हैं कि और इसके द्वारा सभी लोग युक्ति समान व्यवहार के बारे में आश्वस्त कराते हैं। इसका अर्थ निरपेक्ष समाज और निश्चित न्याय प्रशासन से, क्योंकि निश्चित अवधारणाओं को लागू कर पाया जा सकता है। इसके विपरीत बिना अन्य व्यक्तियों की इच्छा और अंतर्ज्ञान के अनुसार प्रशासन अपने निर्णय में निश्चित स्वतंत्र स्वविवेक का प्रयोग करते हैं और
किसी निश्चित या सावधान नियम का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं है। विधि के अनुसार न्याय की कथित न्यायिक और बिना विधि न्याय की कथित प्रशासकीय होती है। दोनों न्याय के तरीके सभी व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। कानून के अनुसार प्रशासकीय बोर्ड और आयोगों के माध्यम से प्रशासनिक न्याय का दायरा बढ़ता है। पूर्व की विधि एक अनावृत प्रयोग पर आधारित विधि स्थिरता की प्रक्रिया में 20वीं शताब्दी में न्याय व्यक्तिकरण इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ जस्टिस की मांग पर पाउंड के अनुसार भविष्य की समस्याओं का समाधान न्याय में न्यायिक और प्रशासनिक तत्वों के वर्किंग बैलेंस के माध्यम से प्राप्त हो सके। यह संतुलन स्थिर नहीं रह सकता। इसमें बराबर परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती रहेगी। पाउंड का समाजशास्त्रीय विकास क्रमशः समानुरूप होता है। पाउंड में विधिशास्त्र के विकास में अमूल्य योगदान। पाउंड में विधि के प्रशासन और सामाजिक जीवन के बीच महत्वपूर्ण संबंध निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहित की। पाउंड में पूर्व से चली आ रही न्यायिक सृजनशीलता की आवाज को असशक्त कर दिया तथा विधिशास्त्रियों और न्यायाधीशों को सामाजिक अभियंत्रण का वाहक घोषित कर उनकी उत्तरदायित्वपूर्ण सृजनात्मकता भूमिका की सशक्त शब्दों में प्रस्तुति। स्वयं विभिन्न हितों का सूचीबद्ध वर्गीकरण और संघर्षरत हितों में सामंजस्य की आवश्यकता विधि समाज में चिरस्थायी प्रभाव रखेगा। पाउंड ने आध्यात्मिक रूप से अलग विधि व्यवसाय नए ज्ञान का संचरण किया। मोर के शब्दों में कहा जाए
स्वामी की सर्वश्रेष्ठ विरासत उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों में नहीं है, न कि उनके द्वारा दिए गए उत्तर। पावनी और सामाजिक विज्ञान समीक्षा अन्य सामाजिक विज्ञानों से समीक्षा सन्निकट संबंध का उद्देश्य आज विश्व में निश्चित समाधान प्राप्त करना और सीधे अध्यात्म का प्रमुख लक्षण बन गया। केवल के शब्दों में कहा जाए तो पावन मर्यादों के मर्यादित थे। उन्होंने न्याय और मूल्यपरकता की बात की, परंतु वे सापेक्षतावादी बने थे। उन्होंने समय और स्थान की मर्यादा को उद्देश्यों के पूर्ण करने का प्रयास किया। पैटर्न के अनुसार काव्य का विकास का अध्ययन पूर्ण संतुलित है, जो सहन शक्ति और निपुण संवाद के लक्षणों से युक्त है। वह कलम की बल पर स्वर्ग की कल्पना न कर विक्रेताओं से विधिक संस्थाओं के वास्तविक सामाजिक प्रभाव को प्रोत्साहित करता है और साथ ही विधिक नियमों को प्रभावकारी बनाने का प्रयास करता है, जिससे कि वे अपने उद्देश्यों में सफल हो। काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सोच की नम्रता। उन्होंने अभियंत्रीकरण को प्रक्रिया माना जो अनवरत रूप से कार्यरत है। इसकी तरह विधिपरक अवधारणाएं समय और स्थान की अपेक्षाओं के अनुसार परिवर्तनशील मानी है। प्रत्येक समाज अपने अनुरूप इनका निर्धारण कर सकता है और तदनुसार विभिन्न हितों में संतुलन का प्रयास कर सकता है। इस तरह से हम सभी में शास्त्र के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों और 2 विचारधाराओं अध्ययन के दृष्टिकोण का अध्ययन किए। मुझे विश्वास है आप सब इससे लाभान्वित होंगे। इस समय लोगों को मेरा स्वागत प्रणाम। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir.